हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर याशिता मैम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 7 के एमसीक्यू क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्टडी ऑफ वाइड स्टेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज नोन एज। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम्स की जो स्टडी है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कार्योलॉजी। अगर हम लोग बात करें तो कार्योटाइपिंग हम लोग पढ़े थे। कार्योटाइपिंग के अंदर हम लोग ह्यूमन कार्योटाइप को डिस्कस किए थे। तो ह्यूमन कार्योटाइप क्या था? ह्यूमन कार्योटाइप एक रिप्रेजेंटेशन था कि किस तरीके से ह्यूमंस के अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो किस तरीके से जो है अरेंज रहते हैं। तो ह्यूमन कार्योटाइप में हम लोग देखे थे ना कि पहले ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स जो हैं वो अरेंज रहते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर जो एलोसोमल क्रोमोसोम है वो अरेंज रहता है। तो कार्योटाइपिंग में आई होप आप लोग उसका प्रोसीजर पढ़े होंगे, किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किस तरीके से इसे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्योटाइप इज नोन एज। अगर हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें कार्योटाइप की तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आइडियोग्राम। ठीक है, तो आइडियोग्राम क्या होता है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है किस चीज का? कार्योटाइप का। चलिए अब उसके बाद ह्यूमन के पास अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन के पास टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब ये स्टेटमेंट सही है या गलत है ये आपको बताना है। तो अगर हम लोग ह्यूमन के क्रोमोसोम्स को देखें तो ह्यूमंस में एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम पाता है और भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो टेलोसेंट्रिक वाला केस होता है वो नहीं देखने को मिलता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन। अगर हम लोग ह्यूमंस में देख लीजिए, यहाँ ह्यूमन लिखा रहेगा। ह्यूमन क्रोमोसोम्स जो है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं सेंट्रोमियर के हिसाब से, कि एक्रोसेंट्रिक होगा, मेटासेंट्रिक होगा, सब मेटासेंट्रिक होगा, और ह्यूमन में टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है। तो ये जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या कौन से क्रोमोसोम्स हैं जिसमें एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स जो हैं वो पाए जाते हैं? तो ये जो है क्रोमोसोम नंबर 13, क्रोमोसोम नंबर 15, क्रोमोसोम नंबर 21 एंड क्रोमोसोम नंबर 22 में एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जो कि किसके वजह से देखने को मिलती है? डाउन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जो कि एक एबनॉर्मलिटी होती है क्रोमोसोमल एब्रिविएशन के द्वारा या क्रोमोसोमल एब्रिविएशन की वजह से देखने को मिलता है, जिसमें जो चाइल्ड है वो मेंटली रिटार्डेड होता है। उसमें उसका स्कल जो है बहुत ज्यादा इनलार्ज होता है, ईयर, टंग ये सब इनलार्ज होते हैं। और ये कंडीशन कैसे देखने को मिलती है? ट्राइसोमी की वजह से देखने को मिलती है। कौन से ट्राइसोमी की वजह से? ट्राइसोमी 21 या 21 ट्राइसोमी की वजह से। मतलब 21 जो क्रोमोसोम है उस पे जो पेयर है वहां पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्लीन फिल्टर सिंड्रोम क्या होता है? क्लीन फिल्टर सिंड्रोम जो है वो दो एक्स क्रोमोसोम के वजह से होता है। किसमें? इज ड्यू टू 2 एक्स क्रोमोसोम इन मेल्स।
तो मेल के अंदर नॉर्मली क्या होता है, फीमेल में XX कंडीशन और मेल में XY कंडीशन। अगर मेल में 2X क्रोमोसोम है अलोंग विथ Y क्रोमोसोम, तो ये जो है क्लीनफिल्टर सिंड्रोम को राइज करता है, उस मेल में क्लीनफिल्टर सिंड्रोम देखने को मिलेगा। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है कि जो पटाव सिंड्रोम है ये किसकी वजह से होता है। जैसे डाउन सिंड्रोम हम लोग देखे थे ना कि 21st क्रोमोसोम या 21st ट्राइसोमी की वजह से होता है, वैसे ही पटाव सिंड्रोम जो है वो ट्राइसोमी 13 की वजह से देखने को मिलता है। अब प्राइडो चैट सिंड्रोम जो है वो किसके डिलीशन की वजह से होता है? तो अगर हम लोग बात करें क्राइडो चैट सिंड्रोम की या डिजीज की, तो ये जो है क्रोमोसोम नंबर 5 के डिलीशन की वजह से, उसके एक सेगमेंट के डिलीशन की वजह से देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कोई ऑफस्प्रिंग है, कोई बेबी है, जिसमें क्या हो रहा है, अगर उसका क्रोमोसोम नंबर 5 का जो सेगमेंट है वो डिलीशन के थ्रू डिलीट हुआ है कुछ पोर्शन, तो उससे क्राइडो चैट सिंड्रोम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो जो बेबी है वो कैट की तरह क्राई करता है। अलोंग विद दैट उसके डेवलपमेंट जो है वो सही से नहीं होता है और कुछ समय बाद उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी या एब्रिविएशन बहुत खराब चीज होती है, या तो न्यूमेरिकल एब्नॉर्मलिटी या तो स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी। ये दोनों के दोनों ही अगर लेस इफेक्टिव जीन को अफेक्ट कर रहे हैं तब तो ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट जीन इसकी वजह से जो है वो डिलीट हो रही है, इन्वर्जन हो रहा है उसका, या ट्रांसलोकेशन हो रहा है, या फिर उसमें न्यूमेरिकल एब्नॉर्मलिटी देखने को मिल रहा है, तो न्यूमेरिकल एब्नॉर्मलिटी से सिंड्रोम्स देखने को मिलते हैं। चलिए, सिंबल इन ये जो सिंबल है सर्कल का पेडिग्री के अंदर, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो हम लोग जानते हैं कि पेडिग्री में बहुत सारे सिंबल्स यूज किए जाते हैं। ये सिंबल्स क्या बताते हैं? ये सिंबल इस चीज को बताते हैं कि पेडिग्री एक ऐसा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो कि किसी एक इंडिविजुअल के फैमिली हिस्ट्री को बताता है, जो कि इस चीज को बताता है कि उस इंडिविजुअल में अगर कोई डिजीज है या कोई सिंड्रोम है तो वो किस तरीके से इनहेरिट होगा। ठीक है, तो ये जो सर्कल है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? पेडिग्री में फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम लोग स्क्वायर की बात करें तो वहां पे क्या था, सर्कल सिंबल पूछ रहा था, यहाँ पे स्क्वायर सिंबल की अगर हम लोग बात करें तो स्क्वायर जो है पेडिग्री में वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मेल को रिप्रेजेंट करता है। पेडिग्री में बहुत सारे सिंबल्स जो है ना वो यूज किए जाते हैं और इन सिंबल्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो हंटिंगटन डिजीज की अगर हम लोग बात करें तो हंटिंगटन जो डिजीज है वो क्या किसकी वजह से है, मतलब वो किस तरीके का डिजीज होता है? तो हंटिंगटन डिजीज जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। सिकल सेल एनीमिया जो है और फिनलकीटोन्यूरिया हो गया, ये जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट सही है। सिकल सेल एनीमिया हो गया, फिनलकीटोन्यूरिया हो गया, ये सब जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होते हैं। ठीक है, चलिए अब एक्स-लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट जो है उसके फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिजीज जो है उसके क्या क्या जो ट्रेट्स है, उनके जो फीचर्स है वो क्या इसमें से सही है? ठीक है, तो डू नॉट स्किप जनरेशन बोथ ए एंड बी या नन, तो नन तो नहीं होगा, बोथ ए एंड बी भी नहीं है। तो सही स्टेटमेंट क्या है?
एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो कि जनरेशन्स को स्किप करते हैं। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि हर जनरेशन में ये ट्रेट देखने को मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, दैट इज स्किप्स जनरेशन। ठीक है, इसके बाद रिप्रेजेंट इस तरह का अगर डायग्राम बना हुआ है तो ये जो है डाइजाइगोटिक ट्विंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री जो है उसके अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये जो है सबसे इसका इंपॉर्टेंट और सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि डू नॉट स्किप जनरेशन। ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री की अगर हम लोग ट्रेट की बात करें तो ये ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो कि जनरेशन्स को स्किप नहीं करते हैं, मतलब हर जनरेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए पेडिग्री की अगर हम लोग बात करें तो पेडिग्री है क्या। पेडिग्री एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी फैमिली हिस्ट्री का, किसी भी एक पर्सन के फैमिली हिस्ट्री का, जो कि इस चीज को दिखाता है कि उसके अंदर जो ट्रेट्स है वो किस तरीके से इनहेरिट होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक्स लिंक्ड रिसेसिव पेडिग्री जो है अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसके कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, उन्हें हम लोग पढ़ते हैं और उसमें से देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट एक्स लिंक्ड रिसेसिव पेडिग्री के लिए सही है। तो मेल्स आर मोर ऑफ्टन अफेक्टेड दैन फीमेल्स या फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड। तो अगर हम लोग एक्स लिंक्ड रिसेसिव पेडिग्री की बात करें या एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की बात करें तो इसमें जब पेडिग्री का आप एनालिसिस करते हैं तो ये चीज देखने को मिलता है कि जो मेल्स है ना वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये देखिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव पेडिग्री है, मतलब एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट को बता रहा है। मेल्स में क्या होता है, एक्स वाई होता है ना, तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो या तो ये एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड होगा या तो नहीं होगा। अगर अफेक्टेड है तो मतलब क्या होगा, उसमें वो डिजीज या वो सिंड्रोम या वो ट्रेट देखने को मिलेगा। अब क्या होता है फीमेल में तो 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो इसमें क्या 3 कंडीशन हो सकती है ना, या तो नॉर्मल होगी, या तो अगर एक में किसी में वो ट्रेट देखने को मिलेगा एक एक्स क्रोमोसोम में तो कैरियर की तरह काम करेगी, दोनों में रहेगा तो उसमें वो डिजीज या वो ट्रेट जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो स्टेटमेंट है वो क्या सही हो जाएगा, मेल्स आर मोर अफेक्टेड दैन फीमेल्स। चलिए, thread-like structure which appear inside nucleus at the time of cell division are called thread-like structure। जो कि न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलता है उसे क्या कहते हैं सेल डिवीजन के समय, दैट इज क्रोमोसोम। Which of the following statement is true about the chromatin composition? क्रोमेटीन के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो क्रोमोसोम क्रोमेटीन्स में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों चीजें प्रेजेंट होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हु कॉइन्ड द टर्म क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है किसने क्रोमोसोम को एज अ टर्म यूज किया था, क्वाइन किया था इस वर्ड को, दैट इज वॉल्डेयर। वॉल्डेयर ने क्रोमोसोम्स को ये जो नाम है, ये जो टर्म है उसे क्वाइन किया था। आई होप आपको सारे एमसीक्यू क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए यूनिट के एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।